तो अयोध्या के जो लोग प्रभावित हो रहे हैं या वकीलों को सड़क पे उतरना पड़ा और वकीलों ने इतना बड़ा एक निर्णय ले लिया, तो उससे कहीं ना कहीं संघ और भाजपा भी घबराए हुए हैं। तो ऐसा नहीं है कि किसी की नजर इस पे नहीं है, भले ही वो इग्नोर करें, भले ही बड़े प्रमुख चैनल जो है थोड़ा सा मुद्दे को डाइवर्ट करें, लेकिन ऐसा नहीं है कि संघ और भाजपा इससे डरे हुए नहीं है। संघ भी डरा हुआ है और भाजपा भी घबराई हुई है। तो इसीलिए संघ ये एक्शन करने जा रहा है। इसीलिए मुझे इस बात की प्रबल संभावना नजर आ रही है कि जो स्थानीय लोगों का गुस्सा है, अगर चंपत राय जी हटते हैं, अगर ट्रस्ट में कुछ बदलाव होता है, तो लोगों का गुस्सा शांत होगा। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। यही रात अंतिम, यही रात भारी चंपत राय के लिए कुछ ऐसी ही परिस्थितियां हैं, क्योंकि 6 तारीख को एक बहुत बड़ी बैठक अयोध्या में होने जा रही है राम मंदिर ट्रस्ट की। अब ये ट्रस्ट क्या फैसला लेगा चंपत राय को लेकर, अनिल मिश्रा को लेकर, गोपाल राव को लेकर, या फिर तमाम और लोग जो संदिग्ध हैं उनको लेकर, ये तो 24 घंटे बाद ही पता चलेगा। लेकिन फिलहाल की जो परिस्थितियां हैं वो कहीं ना कहीं अयोध्या से लेकर लखनऊ और दिल्ली और नागपुर सबको कनेक्ट कर रही हैं। क्या चल रहा है जानेंगे। केपी मलिक जी बृहस्पतिवार हमारे साथ जुड़े हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद हिमांशु जी, आपका भी और हमारे सुधी दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आशा करते हैं वो इसी जोश और जज्बे के साथ कमेंट करते रहेंगे और हमारा हौसला बढ़ाते रहेंगे। जी सर, अयोध्या में 6 तारीख को एक अहम बैठक होनी है। 24 घंटे का वक्त भी नहीं बचा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि चंपत राय, अनिल मिश्रा की विदाई लगभग तय है, इनको निपटा दिया जाएगा और उसके बाद मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा। आपको क्या लग रहा है? देखिए हिमांशु जी, अगर आप देखें करीब 1 महीने से ज्यादा का समय हो गया है इस सारे मामले को, जो अयोध्या में राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मामला ये चल रहा है, और हमने शुरू से आखिर तक इसको देखा है। और चंपत राय जी की भूमिका लगातार उसके संदिग्धता के घेरे में दिखाई दे रही है, क्योंकि महत्वपूर्ण जिम्मेदारी उन्हीं के पास थी और वही सारी चीजों की देखरेख कर रहे थे। एक एक करके जिस प्रकार परतें खुली है, पहले छोटे आरोप लगे, फिर बड़े आरोप लगे, और कहीं ना कहीं ट्रस्ट गिरती हुई नजर आई। ट्रस्ट में बाकी कई लोग हैं जरूर, लेकिन कई लोग खाली दिखावे के लिए हैं। काम करने वाले 3 या 4 लोग हैं, जिसमें महत्वपूर्ण व्यक्ति सबसे चंपत राय जी हैं, अनिल मिश्रा हैं और गोपाल राव हैं, और कोषाध्यक्ष गिरी साहब हैं। तो महत्वपूर्ण यही है, लेकिन इनमें सबसे महत्वपूर्ण रोल चंपत राय जी का है। चंपत राय जी आरएसएस के प्रचारक रहे हैं, लंबे समय से वो विश्व हिंदू परिषद में है। और आपको याद करना होगा कि मंदिर निर्माण का जो श्रेय है वो बीएचपी को जाता है। आरएसएस भी मानती है कि मंदिर बनवाने का सारा जो मामला है वो विश्व हिंदू परिषद ने किया। अशोक सिंघल जी विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष थे, उनकी जगह पे आजकल आलोक कुमार जी हैं। और विश्व हिंदू परिषद ने जो प्रयास किया था, जो एक मोर्चा हाथ में लिया था, उसको उन्होंने ऊंचाइयों तक पहुंचाया और आज मंदिर बन के तैयार है। तो उसमें विश्व हिंदू परिषद को उससे अलग नहीं किया जा सकता। लेकिन इसके मायने ये नहीं है कि उसमें से जो है विश्व हिंदू परिषद के चंपत राय को ना हटाया जा सके। चंपत राय जी बहुत पुराने और बहुत वरिष्ठ व्यक्ति हैं आरएसएस के, बीएचपी के, तो उनको हटाना इतना आसान और इतनी जल्दबाजी नहीं हो सकती। उसके लिए चाहे प्रशासन हो चाहे संगठन हो, सब फूक फूक के कदम रखते हैं। यहां तक पहुंचने में 1 महीना लगा है। और ये जो संदेश आया है आरएसएस का 1 महीने के बाद, जो आपने दत्तात्रेय जी को सुना, उन्होंने एक संदेश दिया, अगर उसमें आप बारीकी से देखेंगे तो उन्होंने एक हिसाब से सरकार को या जो भी जिम्मेदार है, चाहे एसआईटी हो चाहे योगी जी हो, उनको एक ग्रीन सिग्नल दे दिया है कि अगर चंपत राय दोषी है या अनिल मिश्रा दोषी है, गोपाल राय दोषी है, और आप सब इनको दोषी समझ रहे हैं, तो आप इन पे एक्शन ले सकते हैं। ये निर्णय लेने में इतनी देर क्यों लगी? ये निर्णय लेने में इसलिए देर लगी है, जहां तक मैं समझता हूं, आरएसएस के 100 साल के इतिहास में ये बहुत बड़ा आरोप आरएसएस के ऊपर लगा है। आरएसएस के लोगों को जिम्मेदारी इसलिए दी गई थी राम मंदिर की
कि आरएसएस के लोग कुछ भी करें, ईमानदार होते हैं, वो चोरी चकारी नहीं करते हैं, घोटाले घपले और इस तरह के गबन में वो नहीं रहते हैं। लेकिन आज अगर इस तरह के आरोप लग रहे हैं और वास्तव में किसी की संलिप्तता है, तो फिर आप कानून अपना काम करें और संगठन भी उससे बचे। तो आपने देखा कि जिस प्रकार से आरएसएस का बयान आया, उसके तुरंत बाद जो आलोक कुमार है विश्व हिंदू परिषद के, वो भी थोड़े बदले बदले नजर आए और कहीं ना कहीं चंपत राय जी अकेले पड़ते हुए दिखाई दे रहे। अब आप जो कल की मीटिंग की बात कर रहे हैं, कल की मीटिंग जरूर होगी, लेकिन उसमें जहां तक मुझे लगता है कि बड़ा एक्शन इन तीनों लोगों के ऊपर हो सकता है और एसआईटी को कहा जा सकता है कि इन पे आप जैसा चाहिए ऐसा एक्शन कीजिए। और ये मैं तो यहां तक मान के चलता हूं कि ट्रस्ट से इनके इस्तीफे कराए जा सकते हैं। अभी तक तो जो इन्होंने इस्तीफे दिए, चंपत राय जी ने महासचिव पद से इस्तीफा दिया है, ट्रस्ट से इस्तीफा नहीं दिया है, क्योंकि ट्रस्ट में तो इनको जो डाला गया है वो तो आजीवन है। है जितने लोग हैं उसमें वो आजीवन है, आजीवन तक, जब तक वो जिंदा है तब तक वो रहेंगे। लेकिन अब इनको हटाया जा सकता है और इनसे इस्तीफा दिलवाया जा सकता है, क्योंकि आरएसएस के ऊपर ये बहुत बड़ा धब्बा है। इसको मिटाना इतना आसान नहीं होगा, तो उससे बचने के लिए, उसका एक रास्ता निकालने के लिए आरएसएस कम से कम इस्तीफा इनका कराए। तो इसकी मुझे प्रबल संभावना दिखाई दे रही है कि कल एक बड़ा काम ये होगा उस बैठक में कि इस्तीफे इन लोगों के हो जाएंगे। उसमें तीनों लोगों के इस्तीफे होंगे, 4 लोगों के इस्तीफे होंगे, 2 लोगों के इस्तीफे होंगे, खाली चंपत राय जी का इस्तीफा होगा। ये सारी देखने वाली बातें हैं, लेकिन सामने यही चीज आएगी, इसकी मैं उम्मीद करता हूं, क्योंकि आरएसएस जिस प्रकार से हमारे सूत्र भी बता रहे हैं कि बहुत ज्यादा खपा कहीं ना कहीं चंपत राय जी की जो पिछली कार्य प्रणाली है या जिस तरह से उनका सारी चीजें दिख रही हैं, कहीं ना कहीं संघ हो चाहे वीएचपी हो, उनसे बचते हुए नजर आ रहे हैं। इसीलिए आप देखेंगे कि दोनों महत्वपूर्ण लोगों का बयान आज तक इस पर आया नहीं है, चाहे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हो और चाहे संघ प्रमुख मोहन भागवत जी हो। इस मामले पर दोनों का कोई बयान नहीं आया है और जनता सुनना चाहती। और ये दोनों लोग इस बयान से इसलिए बच रहे हैं कि ये भी मान के चल रहे हैं कि कहीं ना कहीं चंपत राय दोषी है। जी। अच्छा, चंपत राय के लिए यही रात अंतिम, यही रात भारी वाली सिचुएशन है, लेकिन चंपत राय पर जो फैसला होगा 24 घंटे में पता ही चल जाएगा ट्रस्ट की तरफ से। लेकिन जो अयोध्या वासी हैं उनको भी परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं। कहा यह जा रहा है कि ये पूरा जो चंदा चोरी का कांड हुआ उसमें कहीं ना कहीं अयोध्या की जो इकोनॉमी है वो बैठ गई है। मतलब लोग नहीं जा रहे हैं वहां पे, जो लोग काम कर रहे हैं उनको दिक्कतें पेश आ रही हैं, उनके सामान नहीं बिक रहे हैं, या फिर जो ऑटो वाले हैं, या मतलब छोटे से लेकर बड़े तक जो है प्रभाव पड़ा है। दूसरी तरफ ये भी है पुलिस की जो कार्य प्रणाली है, क्योंकि वकीलों ने 2 दिन हो चुके हैं तहरीर दी थी, एफआईआर दर्ज नहीं की है, तो वो भी एक मैटर है। तो इसको किस तरह से देख रहे हैं? देखिए हिमांशु, इसमें अगर देखें, ये जो हम बात कर रहे हैं संघ की और चंपत राय पे इतना बड़ा एक्शन हो रहा है, उसमें तमाम लोगों की भूमिका है। जो रिपोर्ट हमारे आपके पास है, अयोध्या के लोगों की रिपोर्ट हो, चाहे वकीलों की रिपोर्ट हो, चाहे देश में दूसरे हिस्सों में जिस प्रकार से चंपत राय पर उंगलियां उठ रही हैं, चर्चा का विषय चल रहा है, उससे कहीं ना कहीं संघ भी दबाव में है, इसीलिए ये एक्शन हो रहा है। तो अयोध्या के जो लोग प्रभावित हो रहे हैं, या वकीलों को सड़क पे उतरना पड़ा और वकीलों ने इतना बड़ा एक निर्णय ले लिया, तो उससे कहीं ना कहीं संघ और भाजपा भी घबराए हुए हैं। तो ऐसा नहीं है कि किसी की नजर इस पे नहीं है, भले ही वो इग्नोर करें, भले ही बड़े प्रमुख चैनल जो है थोड़ा सा मुद्दे को डाइवर्ट करें, लेकिन ऐसा नहीं है कि संघ और भाजपा इससे डरे हुए नहीं है। संघ भी डरा हुआ है और भाजपा भी घबराई हुई है। तो इसीलिए संघ ये एक्शन करने जा रहा है। इसीलिए मुझे इस बात की प्रबल संभावना नजर आ रही है कि जो स्थानीय लोगों का गुस्सा है, अगर चंपत राय जी हटते हैं, अगर ट्रस्ट में कुछ बदलाव होता है, तो लोगों का गुस्सा शांत होगा और जो नए व्यक्ति आएंगे वो कह सकते हैं कि भाई अब हम धीरे धीरे चीजों को बदल रहे हैं और सारी चीजें धीरे धीरे बदलेंगी, तो आप लोग हमारा सहयोग कीजिए। तो ऐसे में जो जनमानस होता है वो ठंडा हो जाता है। अगर कहीं कोई किसी का विरोध है तो विरोध होना बंद हो जाता है, वकील भी शांत बैठ जाए, क्योंकि वकीलों की मांग भी यही है कि इनको हटाया जाए और दोषियों को सजा दिलाई जाए। तो पहले तो दोषी को हटाया जाएगा, फिर उसको सजा, या वकील भी जानते हैं एक दिन में तो होगी नहीं है, उसकी जांच होगी, मुकदमा होगा, तमाम चीजें होंगी, तो फिर एक बड़ा लिंगारोन हो जाएगा और तमाम विरोध समाप्त हो जाएगा। मुझे लगता है ये सोच के ही संघ ने एक ऐसा निर्णय लिया है कि इस मामले को थोड़ा डाइवर्ट किया जाए।
क्योंकि संघ हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, ये भी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा स्टेट है राजनीति के हिसाब से, और वो राजनीति भारतीय जनता पार्टी को करनी है। विधानसभा चुनाव सामने है, इससे कहीं विपक्ष को बड़ा फायदा ना मिल जाए, उससे बचने के लिए भी तत्काल इस पे कोई बड़ा एक्शन सरकार को और संघ को लेना होगा। इसीलिए ये सारी प्रक्रिया चल रही है, मैं ऐसा मानता हूँ। क्योंकि आप देखेंगे, अगर हम आरएसएस के समाजवादी पार्टी जो मुख्य विपक्षी दल है, उसके बाद अगर हम देखेंगे जो दूसरा महत्वपूर्ण दल आज की डेट में वहां सबसे दिखाई दे रहा है, वो धीरे धीरे कांग्रेस बनती जा रही है। क्योंकि कांग्रेस के पास खोने को कुछ नहीं है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के लिए बहुत ही गोल्डन चांस एक मिल गया है उसको, एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी उसके सामने आ गई है और वो उसको भुनाना चाहती है। देखिए, इसमें चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे दूसरे विपक्षी दल हो, सब राम मंदिर के मुद्दे को लेकर राजनीति कर रहे हैं। आज तक सियासत होती रही है। ट्रेडमार्क इन्होंने ले लिया था, भारतीय जनता पार्टी ने राम मंदिर का और भगवान राम का भी ले लिया था। लेकिन अब यही ट्रेडमार्क, यही राम मंदिर का मुद्दा इनके लिए आत्मघाती साबित हो रहा है और इससे विपक्ष को फायदा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अब लोग ये कहने लगे हैं कि भाई ऐसा तो कांग्रेस के राज में भी नहीं हुआ जैसा भारतीय जनता पार्टी के राज में हो रहा है। आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की 3 इंजन की सरकार है और फिर भी अयोध्या में इस तरह की चीजें हो रही हैं, तो कहीं ना कहीं गड़बड़ है और लोग पार्टी के विरोध में खड़े हो गए हैं और उसका नतीजा आपने देखा कि चुनाव हारा गया वहां पे भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। तो इसलिए क्या है कि कांग्रेस लंबे समय को देखते हुए कि आगामी विधानसभा चुनाव में सरकार तो कांग्रेस की नहीं बनेगी, लेकिन कांग्रेस अपनी जो उनकी जो खेती बंजर हो गई थी उसको उपजाऊ बनाने के लिए वो खूब जुताई कर रही है और उस जुताई में वो अपनी राजनीतिक फसल के लिए अच्छे बीज बो रही है और वो फसल तैयार हो जाएगी अगले कुछ सालों में। और अगला जो इलेक्शन होगा उसमें वो सोच सकती है कि भाई 2032 में जो इलेक्शन होगा उसमें कांग्रेस एक कड़ी टक्कर जो भी सत्ताधारी दल हो उसको दे पाएगी। तो कांग्रेस की रणनीति अपनी यही है। अगर हम पिछले 3-4 राज्यों में देखें, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो वेस्ट बंगाल हो, चाहे वो बिहार हो, यहाँ पे भी कांग्रेस सहयोगी दलों के साथ मिलकर चुनाव नहीं लड़ी है। तो मुझे ये दिखाई देता है कि हो सकता है आने वाले समय में समाजवादी पार्टी के साथ कांग्रेस का ताल्लुक भी बहुत अच्छा ना रहे, क्योंकि जिस प्रकार की खबरें आ रही हैं और जिस प्रकार से कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि हम 50-50 की डिमांड करेंगे, तो ऐसे में समाजवादी पार्टी 50% उनको देगी नहीं और मामला फिर ये होगा कि इनकी आपस में नहीं बनेगी और ये अपने अपने कैंडिडेट लड़ाएंगे। हालांकि चुनावी टैक्टिक्स भी हो सकती है। मैंने सुना एक प्रवक्ता कह रहे थे कि 200 सीटों की मांग करेंगे, लेकिन ठीक है, अब राम मंदिर को लेकर किसको फायदा होगा किसको नहीं होगा, लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की चुनाव जो होने वाले हैं आगामी, उसमें नुकसान उठाने जा रही है और सीधे तौर पर योगी जी इससे प्रभावित होंगे? क्योंकि दिल्ली और लखनऊ की लड़ाई को लेकर आपने कई खुलासे किए हैं, कई चीजें आपने बताई हैं हमारे दर्शकों को। तो अयोध्या का ये जो प्रकरण है, इसमें दिल्ली और लखनऊ की लड़ाई के बीच में अगर सबसे ज्यादा नुकसान अगर होगा तो योगी जी का होगा जाहिर तौर पर चुनाव में। देखिए, इसमें हिमांशु 2-3 चीजें हैं जो मैं पहले भी बता चुका हूं कि दिल्ली में जो शीर्ष नेतृत्व है और कुछ लोगों के हाथ में जो आज की डेट में पावर है, वो कहीं ना कहीं आरएसएस को भी कंट्रोल में रखना चाहते हैं। इसका एक ये भी एंगल है, बड़ा एंगल है, और इसको कोई इग्नोर नहीं कर सकता। हालांकि कोई कहने को राजी नहीं होता है। आपको तो पता है कि हम इतने दिन से कह रहे हैं कि दिल्ली लखनऊ में तल्खी है, लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं होता था। इसी तरह से मैं आज ये भी कहता हूं कि जो भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व है वो कहीं ना कहीं संघ को भी दबाना चाहता है और संघ को दबाने के लिए, संघ को टाइट करने के लिए, संघ की चूड़ी टाइट करने के लिए उसको बहुत अच्छा मौका मिल गया है। आज संघ एक हिसाब से घिरा हुआ है, तो संघ को यहाँ पे वो दबाव में ला सकते हैं, संघ को कंट्रोल कर सकते हैं। और अगर संघ कमजोर पड़ता है तो योगी जी भी कमजोर पड़ते हैं, क्योंकि योगी जी के कंधे पे संघ का हाथ है ये माना जाता है। और जो इतनी भयंकर लड़ाई लड़ रहे हैं वो केंद्र के साथ और किसी से डरते नहीं है और दबते नहीं है और जो मनमर्जी करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये खबर आती है कि भाई आरएसएस का हाथ उनके सिर पे है, आरएसएस का हाथ उनके कंधे पे है, आरएसएस की बैक उनको है, आरएसएस का सपोर्ट उनको है, इसलिए वो इस तरह की चीजें कर रहे हैं। और देखिए, जिस प्रकार से आपका शीर्ष नेतृत्व आज दिल्ली में है,
उसके लिए भाई योगी राजनीतिक लिहाज से खतरा भी है। अगर वो तीसरी बार मुख्यमंत्री बनते हैं इतने बड़े स्टेट के, तो कई सारी चीजें क्लेम कर सकते हैं। तो वो क्लेम ना करें, इसलिए उनको भी निपटाना जरूरी है। तो उनको अपने तरीके से ये निपटाने की कोशिश करेंगे। अब ये निपटा पाएंगे नहीं निपटा पाएंगे, ये कितना कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, ये तो भविष्य की बात है। लेकिन आज इनकी कोशिश ये है, आप देखेंगे चाहे वो न्यूज चैनल हो और चाहे जितने दिल्ली के पदाधिकारी या दिल्ली के भेजे हुए लोग यूपी में हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या कहती है। जहां चंपत राय जी कह रहे हैं मंदिर में कोई चोरी नहीं हुई है, छोटी मोटी ऑडिट चल रही है, उनका वक्तव्य आ गया, उसके बाद फिर एसआईटी बन गई, धीरे धीरे सब चीजें चल रही हैं। और नपेंद्र मिश्रा जी एकाएक भाई देखिए, तारीफ करनी होगी आपको भारतीय जनता पार्टी की सरकार की, योगी जी ने कितनी जल्दी एसआईटी बना दी और 2 दिन बाद ही वो ऐसी पलटी मारते हैं, जो कैमरे के सामने कभी नहीं आते थे वो चैनलों पे घूम घूम के बताते हैं कि अरे ये चोरी नहीं है, ये चंदा की हेराफेरी नहीं है, ये तो डकैती है, ये तो डाका है। तो ये जताता है कि कहीं ना कहीं इस लड़ाई को बढ़ाने के लिए भी पैंतरेबाजी दिल्ली से हो रही है, और उसी पैंतरेबाजी से कमजोर करने की रणनीति संघ को और योगी को है। इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि तत्काल आपके सामने दिखाई दे रही है। जिस पूरी मीडिया पे कंट्रोल है, जिस दिल्ली की पूरी मीडिया पे कंट्रोल है सरकार का, वो मीडिया बड़े बड़े बुलेटिन, बड़ी बड़ी बहस, बड़ी बड़ी खबरें चला रही है। ये क्या हो रहा है? बाकी खबरें तो नहीं चला रही है। कॉकरोच वालों का इतना बड़ा जंतर मंतर का आंदोलन चल रहा है, उसमें जो है वो वांगचुक साहब जो है वो भूख हड़ताल पे हैं, संजय सिंह वहां पहुंच गए हैं, दूसरे लोग वहां पहुंच गए हैं, आज किसान नेता भी पहुंच गए हैं। जो एजेंसी है वो फीड भी नहीं दे रही है सोशल मीडिया को, आपको भी नहीं मिली होगी, एएनआई आपको फीड नहीं देगा जंतर मंतर। तो इसलिए क्या है कि जंतर मंतर छोड़ के जो दिल्ली में आपकी नाक के नीचे, जो दिल्ली में आपकी आंखों के सामने इतनी बड़ी घटना हो रही है, हजारों की तादाद में लोग बैठे हुए हैं, आप उसको नहीं दिखा रहे हैं और आप मंदिर पर चिल्ला रहे हैं। सारे जितने मुख्य चैनल आपने आपको बताते हैं, वो सारे चैनल कैसे एकाएक मंदिर के पीछे लगते हैं। तो इस रणनीति को भी समझने की आवश्यकता है कि कहीं ना कहीं जो गुजरात लॉबी है वो बाबा को और आरएसएस को अपने कंट्रोल में करना चाहती है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। हमारे दर्शक किस तरह से देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी जरूर कीजिएगा। आप हमें सहयोग भी कर सकते हैं ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। बहुत बहुत धन्यवाद।